अच्छा ये बड़ा अच्छा अंग्रेजी बड़ी प्यारी इस्तेमाल की हुई है, अ डाउटफुल डेट, ये इस यहां से पढ़ो ना, अ डाउटफुल डेट इज एन अकाउंट रिसीवेबल दैट माइट बिकम अ बैड डेट्स एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। डाउटफुल है ना, तो डाउट है क्यों, हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो बैड ना हो जाए, इसलिए डाउट क्रिएट होता है ना। तो कहता है डाउटफुल डेट एक ऐसा अकाउंट है जो फ्यूचर में किसी भी वक्त, पॉइंट इन फ्यूचर, किसी भी वक्त फ्यूचर में हो सकता है बैड डेट्स। उसके बाद एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज एट दिस पॉइंट। अब मैं एंट्री की तरफ जाता हूं। एंट्री आपकी ब्लड लाइन है, ब्लड है एक अकाउंटेंट का। अब मुझे बताओ जब हम अलाउंस क्रिएट करते हैं डाउटफुल डेट का, दो एंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा ही पढ़ाया ना। इंक्रीज की एंट्री क्या पढ़ाई है, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डॉट इट। ये जो बैड डेट्स आपने डेबिट कर दिया, मतलब आपने एक्सपेंस लिख दिया। जब डेबिट कर दिया तो मतलब क्या हुआ, आपने एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। क्या आपने डेटर से भी माइनस किया, क्या आपने डेटर क्रेडिट किया, आपने डेटर क्रेडिट नहीं किया, आपने क्या क्रेडिट किया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आप बैड डेट्स में तो डेटर नहीं क्रेडिट किया था, यहां पर आपने डेटर क्रेडिट नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, वो कहता है कि भाई जब अलाउंस हम क्रिएट करते हैं ना, एक्सपेंस तो हम लिख देते हैं क्योंकि हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, डेटर हम माइनस नहीं करते बल्कि उसकी जगह क्या लिख देते हैं, एक काउंट्रा एसेट। काउंट्रा एसेट का कमाल क्या होता है, ये जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और लेस हो जाता है अपने ही एसेट में से, लेस फ्रॉम अपना एसेट। ठीक होगी बात। अब यहां पर ये अंग्रेजी आपको अब अच्छी तरह समझ लगेगी। कहता है अ डाउटफुल डेट इज एन अकाउंट रिसीवेबल दैट माइट बिकम अ बैड डेट इन सम फ्यूचर इन टाइम, एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एट दिस पॉइंट। एक्सपेंस आप उसी वक्त लिख देते हो, बैड डेट्स डेबिट कर देते हो, बट द एंटिटी में or may not be able to specifically identify which customer might be so classified। तो ये डाउट है कि कौन सा कस्टमर डाउटफुल है। पिछले साल हमें 5% पैसे नहीं मिले थे, हमने कहा हो सकता है इस दफा भी 5% ना मिले, लेकिन वो कस्टमर का अंदाजा नहीं हो रहा कौन सा कस्टमर है जिसने पैसे नहीं देने, इसलिए वो कस्टमर से माइनस नहीं करता। वो कहता है सो द एंटिटी क्रिएट्स अ रिजर्व अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उसे कहते हैं अलाउंस अकाउंट, दैट इज काउंट्रा एसेट अकाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है एक्सपेंस तो हम फौरन लिख देते हैं, लेकिन कस्टमर के बारे में अभी हमें पता, तो हम एक कौन सा अकाउंट बना लेते हैं, अलाउंस। और वो अलाउंस अकाउंट क्या होता है, काउंटर एसेट, जो कि अपने एसेट में से जाकर माइनस हो जाएगा। दिस अलाउंस इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली। क्या मतलब है, हर साल हम इसको अंदाजा लगाएंगे, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, तभी तो होगा इंक्रीज डिक्रीज। दिस अलाउंस इज क्रिएटेड estimated periodically and a change is recorded as an expense या रिडक्शन इन एक्सपेंस। ये बताओ किस चीज की बात की गई है, एक्सपेंस या रिडक्शन इन एक्सपेंस। अगर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस, और अगर डिक्रीज होगा तो बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट हो गया तो एक्सपेंस, और बैड डेट्स क्रेडिट हो गया तो एक्सपेंस कम हो गया, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट कम होते हैं, तो डन। और बताएं, और कोई पैरा लाइन कोई एंट्री डन है सारी। एक एक बात समझ लगनी चाहिए, फिर मजा आता है। अभी इस क्वेश्चंस की तरफ कल जाना है हमने। अच्छा, एक आपको एक और पेज भी आप पढ़ सकते थे, मैंने बताया नहीं, चलो वो अभी बता देता हूं। अभी आपने 2 पेज पढ़े थे ना, ये पेज भी आप पढ़ सकते हो, इसके बल्कि आप तो सारा ही अंग्रेजी सारी पढ़ सकते हैं। ये डाउटफुल डेट्स,
ये पेज भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपने पढ़ लेना है। ये इंक्रीज डिक्रीज वाली बात है। एज एनालिसिस अभी मैंने पढ़ाना है आपको, बहुत अच्छी बात चीजें लिखी हुई हैं ये। एज एनालिसिस 2 ही पैराग्राफ है बस, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो थोड़ा सा ये सीखें, अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं एक दफा दोबारा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में। डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स एक ही बात है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, ये ना 2 टाइप के होते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2 टाइप के होते हैं, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक को हम बोलते हैं स्पेसिफिक अलाउंस या स्पेसिफिक प्रोविजन। स्पेसिफिक अलाउंस या स्पेसिफिक प्रोविजन, और एक होता है जर्नल अलाउंस या जर्नल प्रोविजन। ठीक होगी बात। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? अलाउंस है, अलाउंस का मतलब क्या? डाउट हो सकता है पैसे ना मिले। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? कोई एक या स्पेसिफिक पता है फलां ने हो सकता है पैसे ना दे और इतने % ना दे, दैट इज स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पर आपने टोटल, जो आपके टोटल डेटर्स है ना, टोटल डेटर्स वो है 5 लाख के, ठीक है। अब इस 5 लाख में एक मिस्टर ए है जो कि है 40,000 का, एक मिस्टर बी है वो है 60,000, ठीक है। अगर तो इनका स्पेसिफिक अलाउंस बताया हो ना तो उतने % लेने थे। सपोज दैट वो कहता है जनाब ये जो मिस्टर ए है ना, इसके बारे में पता चला है कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो हमें लगता है कि 60% तक पैसा नहीं दे सकता। कितने %? 60%। तो इसका अलाउंस हम 60% ले लेंगे, 60% डाउट लेंगे। मिस्टर बी के बारे में फुल अलाउंस है, फुल अलाउंस से मुराद है कि इसका कुछ बचा ही नहीं है, दिवालिया तो फिर बैड डेट्स में हो जाएगा ना, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा है, अब ये भी नहीं पता कि बैड डेट्स है और ये भी नहीं पता कि पता नहीं कुछ मिलना भी है या, तो इसका अलाउंस हमने कितना क्रिएट कर लिया? 100%। अब ओवरऑल ये होता है स्पेसिफिक का मतलब है कि फला फला बंदा, और जर्नल का क्या मतलब है? कोई नाम स्पेसिफाई नहीं है। ओवरऑल हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे ओवरऑल कोई 10-15% पैसा नहीं मिलता, 5% पैसा नहीं मिलता, 2% पैसा नहीं मिलता। ये तो फंसी को भी पता होगा, इसके जंबो अकाउंट में भी बैड डेट्स होते हो जाएंगे, इसको भी अलाउंस भी पता होगा कि अच्छा हो सकता है कि यहां से पैसे कम मिले, डिस्काउंट की डिमांड हो या कोई चक्कर चुक्कर हो, तो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है। तो जर्नल, फिर जब जर्नल अलाउंस लेंगे, अब आप मुझे बताएं जर्नल अलाउंस है सपोज दैट 5%। अब मुझे बताएं मैंने टोटल अलाउंस लेना है, 40,000 का मैंने 60% ले लिया, 60,000 का मैंने 100% ले लिया। अब 5 लाख में से इनमें इनको निकाल के 5% लूंगा या 5% पूरे 5 लाख पे लूंगा? क्या होना चाहिए? 5 लाख के ऊपर 5%, या जिनके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस ले लिया है उनके ऊपर फिर जनरल अलाउंस ना लें। हाँ जी बताएं। 5 लाख के ऊपर लेना चाहिए, आप क्या कहते हो? निकाल के लेना चाहिए, 5 लाख पे लेना चाहिए, 5 लाख पे लेना चाहिए। आपने गुड डेटर की डेफिनेशन में एक बात पढ़ी थी कि जब आप स्पेसिफिक अलाउंस ले लेते हो ना तो बाकी सारे गुड हो जाते हैं, और जब गुड हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर अलाउंस क्यों लेंगे? पढ़ा है या नहीं? रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर स्पेसिफिक अलाउंस, गुड डेटर में जाकर पढ़ लो। गुड डेटर में 3 बातें पढ़ी थी, सिक्योर लेज, सिक्योर सेल, काउंट्रा और रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर
तो जिसके ऊपर आपने स्पेसिफिक अलाउंस ले लिया है ना, उसके ऊपर फिर जनरल अलाउंस नहीं लोगे, ये बात याद है। तो फिर आपने क्या करना है, 5 लाख में से 40,000 भी निकाल देना है और 60,000 भी निकाल देना है, और फिर लेना है आपने 4 लाख के ऊपर 5%। मुझे ये बताओ, ये सारे अलाउंस बताते जाओ। अब 60% कितना आ गया जी? 24,000। 60,000 का 100% कितना आ गया? 60,000। और 5 लाख 4 लाख का 5% कितना आ गया? कितना? 20,000। इन सबको प्लस करेंगे ना, तो ये हमारा बनेगा अलाउंस फॉर बैडर्स, स्पेसिफिक को भी और जर्नल को। तो स्पेसिफिक, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना बना? 24,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000, 104,000। वैसे सवाल हमने कल करने हैं, ये आप एक स्पेसिफिक और जनरल की बात पढ़ोगे तो हो सकता है, मैंने कहा शायद आप परेशान हो जाएं, तो इसलिए मैंने बता दी। स्पेसिफिक अलाउंस का पता चल गया क्या होता है, जनरल अलाउंस के बारे में। स्पेसिफिक किसी को स्पेसिफाई कर देना, जनरल। अब कह तो रहे हो कि जुम्मे को हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आपकी तो भी से शक्ल बेहतरीन मुरझाई सी लागे रही है, पता नहीं, मुझे लगता है रात को सोए नहीं आप लोग, या मेरी तरह सफर में गुजारा है। चलें जी, आगे बढ़े। फिर एज एनालिसिस पे आते हैं जी। पहले इसको देसी अंदाज में समझाता हूं, फिर अंग्रेजी पढ़ते हैं इसकी। एज एनालिसिस, डेटर की एज, क्रेडिटर की भी एज होती है, डेटर्स की भी एज होती है। डेटर्स की एज का मतलब क्या होता है भला? डेटर्स एज का मतलब क्या होता है? कितनी देर से ये हमारा डेटर है, कब से इसने हमारे पैसे देने हैं। डेटर्स एज का मतलब क्या है? कब से इसने पैसे देने। जितने ज्यादा देर हो गई है उतनी ज्यादा एज है। एज वो सालों वाली नहीं होगी, महीनों में होगी। जाहिर सी बात है, ये 3 महीने पुराना डेटर है, ये 4 महीने पुराना डेटर है, ये 15 महीने पुराना डेटर है। तो डाउट किस पे होगा, ज्यादा एज वाले पे या कम एज वाले पे? जितना ज्यादा पुराना डेटर उतना ज्यादा डाउट। तो एज का मतलब क्या हो गया? सप्लायर की भी एज होती है, हमने भी तो पैसे दे दिए किसी के। अच्छा, अब एज एनालिसिस करते कैसे? एक तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जी। क्या होता है? कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। उस सिस्टम के तहत एज एनालिसिस होता है। वो भला कैसे होता है? होता ही है, आपको किसी को एक्सेल आता है थोड़ा बहुत। अब एक्सेल में ना ऐसी कमांड है ना, एक्सेल वैसे जितना आपको आता है ना, जितना भी आता है, समझो आपको 0.1% आता है, शायद ये भी मैंने ज्यादा कह दिया, जितना आपको आता है। और अगर पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा तो 5%। एक्सेल बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। पूरा सीए एक्सेल पे ही होता है, पूरा सीए। जिसको एक्सेल आता है वो बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। तो एक्सेल बहुत बड़ी दुनिया है। अब एक्सेल करता क्या? अब एक्सेल के अंदर कमांड डाल दो, अब डेट लिख दोगे कि इस बंदे ने इस डेट को आपसे चीजें दी, कमांड दे दोगे, खुद ही वो क्या कर देगा कि आपने कहना है कि अच्छा 30 डेज के अंदर अंदर ना इसको इसी हालत में रखना जिस हालत में आपने पुट किया। अगर 30 दिन से ज्यादा जिस डेटर को भी ज्यादा टाइम हो जाए ना, आपने उनका कलर येलो कर देना, खुद ही येलो हो जाएगा। जैसे ही किसी बंदे का एज, यानी वो एज या वो सेल, क्रेडिट सेल का टाइम 30 डेज से ज्यादा होगा, वो पैसे नहीं देगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उस कॉलम के अंदर येलो हो जाएगा। जो आपने कमांड देनी है वही कलर कर देगा। आपने कहना है जी 60 दिन से ऊपर अगर चले जाए ना, तो आपने कलर रेड कर देना, वो रेड कर देगा। या अगर आप सिंपल डायरेक्ट एज एनालिसिस करना चाहते हो ना, आप अपना सारा डेटा पुट करो, आप उनको कमांड दो कि भाई जितना जिसकी एज 30 डेज है ना उसको रहने दो, जिसकी 60 डेज है ना, मतलब जिसने 60 दिन हो गया तो अभी तक पैसे नहीं आए हमारे,
उसका कलर ये कर दो, 60 दिन वाले का ये कर दो, जो 60 दिन से ऊपर है उनको वैसे ही कत्ल कर दो। वो कत्ल तो नहीं करेगा, लेकिन उसको इस तरह से शो कर देगा कि अच्छा भाई ये 60 दिन वाले हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो। अब होता क्या, जब आपको पता चलता है ना कि भाई ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो क्या बैड डेट्स कर दोगे या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करोगे, या पहले पैसे लेने की कोशिश करोगे? पहले पैसे लेने की कोशिश करोगे। वहां से पता चलेगा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वहां से डिसाइड करोगे कि बैड डेट्स करने हैं या अलाउंस फॉर बैड डेट्स करने, कि उम्मीद खत्म हो गई है, पैसे अभी भी नहीं मिले, उम्मीद है तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स, उम्मीद खत्म हो गई तो बैड डेट्स। और इसका तरीकाकार क्या होता है, मैं इसके दो फॉर्मेट होते हैं एज एनालिसिस के जो हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके टोटल डेटर हैं, टोटल 5 लाख ही ले लेते हैं, 5 लाख आप लिख भी सकते हो, 5 लाख के आपके टोटल डेटर। आपने इसका एज एनालिसिस किया, आपने डेट के हिसाब से किया। मिसाल के तौर पर आपने यहां पर लिख दिया करंट मंथ, यहां पर लिख दिया 1 to 2 मंथ, यहां पर लिख दिया 2 to 3 मंथ, और यहां पर लिख दिया ग्रेटर देन 3 मंथ। वैसे तो यहां पर मैं आपके पास टोटल कितने डेटर हैं? 5 लाख। आपने एनालिसिस किया कैसे 5 लाख में ना जो इसी महीने लोगों ने चीजें खरीदी है ना उधार पे, वो 3 लाख लोग हैं, लोग नहीं 3 लाख अमाउंट है। इसका मतलब है इन पर डाउट सबसे हो सकता ना भी हो, क्योंकि यही तो अभी तो लेकर गए हैं। 1 to 2 मंथ वाले कितने कर लें? 1 लाख कर लेते हैं, कि जिनको 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो 1 लाख। 70,000 वाले वो हैं जिनको 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन 3 महीने से कम है, और 30,000 वाले वो हैं जिनको 3 महीने से ज्यादा टाइम बहुत खतरनाक समझा जाता है बिजनेस के अंदर, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम 90 दिन होते हैं एक अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब आगे जनाब हमने करना है इसके ऊपर अलाउंस प्रोविजन क्रिएट करना। ये पेपर फाइनल कोड में भी आया हो। आपने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अच्छा जो करंट मंथ वाले हैं ना, इन पर तो रखो 0%, क्रिएट ही ना करो, हो सकता है ये पैसे सारे मिल जाए। जिनको 1 महीना हो गया है ना, उनके ऊपर कर लेते हैं 2%, जो 2 महीने से ज्यादा है 5%, और जो 3 महीने से भी ज्यादा है 20%। अब ये स्पेसिफिक बन रहा है या जनरल बन रहा है? ये स्पेसिफिक है, अलग अलग। जनरल तो होता ही एक है, जनरल तो सब पर एक ही प्रोविजन होती है। ये टाइम के लिहाज से स्पेसिफाई हो गया। ये क्या हो गया? टाइम के लिहाज से स्पेसिफाई हो गया। बंदों के हिसाब से भी स्पेसिफाई हो सकता है, टाइम के हिसाब से, और ये एज एनालिसिस भी हो गया। अब अगर आप अलाउंस लेना चाहते हो, बताओ 30,000 पर कितने % लोगे? 0। 1 लाख का 2% लोगे तो कितना आएगा? 2,000। 70,000 का 5% लोगे तो कितना आएगा? 3,500। 5% लेना ना, 1,400, 3,500 हो गया। और 30,000 का 20% 6,000। अब इसको प्लस करोगे, ये मेरा बन जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। एज एनालिसिस भी हो गया, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी हो गया। और ये सवाल पेपर में भी आया हुआ है फाइनल अकाउंट में 20 नंबर वाले सवालों के साथ। उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी, तो 20 नंबर वाला सवाल था ना, उसके अंदर ये एक एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल ऐसे ही अलाउंस फाइंड करते हैं ना, वहां पर भी हमें चाहिए होता है बैड डेट्स निकालने के लिए। तो कितनी अमाउंट आ गई टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट्स की? 8,11,500। अच्छा, इसका फॉर्मेट इस तरह से भी हो सकता था
इसका फॉर्मेट वर्टिकल भी हो सकता है। कैसे भला? ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया है या किसी ने करना है? जल्दी करो, कर लो जल्दी से। मैंने पहले भी कहा था साथ साथ लिख लेना था। अब सोने के साथ साथ लिखा थोड़ी जाता है। देख लिया? ये मुझे टेंडेंसी है। हो गया? चले, इसका ना सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, बाकी सारा कुछ ये वो किस इस तरह से भी हो सकता है कि वो डेटर्स ऊपर लिख देता है, एज नीचे लिख देता है, कुछ इस तरह से। करंट मंथ 1 to 2 month, 2 to 3 month, greater than 3 month। फिर करंट मंथ में कितने लिखे थे हमने? 3 लाख, 3 लाख, 1 लाख, बिल्कुल सारा सिनेरियो वही, बस फॉर्मेट चेंज है। 70,000 और 30,000। फिर उसका वो अलाउंस भी हमें खुद ही बताएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 0%, 2%, 5% और ये फाइंड कर लेंगे, ये 0 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा और टोटल आ गया 11,000। तो ये भी इसका फॉर्मेट है। चीज वही है, दो इसके फॉर्मेट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक होगी बात? अब आखिरी बात इसकी, बल्कि इसकी मैं अंग्रेजी पढ़ा दूं, अगर लिख लिया तो फिर आगे चलते हैं। अब इसकी अंग्रेजी पे जो बातें आपने की हैं ना, वो बुक से वेरीफाई कर देते हैं। प्रिपेयरिंग एन एज एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग। कहते हैं एज एनालिसिस है क्या? निकाली बुक? yes, सब लोग निकाल लो, पेज नंबर 170। मिल गया? अब ना इसकी ना सिर्फ समझनी है वर्डिंग, या तो आप लोगों ने कर ही लेना है। कहते हैं कि प्रिपेयरिंग एन एज रिसीवेबल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग। पहले ये तो ये लिखो कि एज एनालिसिस है क्या। असेस करना, अंदाजा लगाना, किस चीज का? लाइकलीहुड ऑफ बैड डेट्स या मेक एन असेसमेंट ऑफ डाउटफुल रिसीवेबल। कहते एज एनालिसिस का मकसद ये है असेस करना कि हमने इसको बैड डेट्स करना है या इसको डाउटफुल कहना है। एज एनालिसिस का मकसद बताया। एज एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है? हाउ लॉन्ग अ डेटर इज ड्यू। एज एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है कि एक डेटर कितनी देर से अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी, कितनी देर से वो पैसे नहीं दे रहा, ये उसकी डेफिनेशन है। इसने डेफिनेशन नहीं बताई तो ऑब्जेक्टिव बताया, मकसद बताया। आगे, दिस मे बी एन एनालिसिस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर। अब ये एमसीक्यूज है, वो कहेगा एज एनालिसिस सबका इकट्ठा करते हैं या सबका अलग अलग करते हैं, और वो क्या कह रहा है?
This may be an analysis for each individual customer for specific allowance calculation, या it may be an analysis of total receivable for general allowance calculation. इसका मतलब है हर कस्टमर का अलग अलग एज एनालिसिस भी हो सकता है और सबका इकट्ठा भी हो सकता है। अलग अलग करेंगे तो स्पेसिफिक और इकट्ठा कर देंगे तो जनरल। कहते हैं इसके दो मेथड है, वो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से एमसीक्यूज बने हुए। इफ अ कस्टमर हैज ओल्ड अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग, क्या मतलब है? एक कस्टमर ने बड़े दिन हो गए हैं पैसे नहीं दिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसे अभी आउट मतलब नहीं मिले। These should be investigate। क्या किया जाएगा? सबसे पहले एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कलेक्ट पेमेंट। कहते हैं एक अमाउंट बड़ा पुरानी अमाउंट है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको भरपूर कोशिश की जाएगी कि वो पैसे हमें मिल जाए। However, the investigation may indicate, अब इन्वेस्टिगेशन क्या इंडिकेट कर रही है? अमाउंट शुड ईदर बी रिटर्न ऑफ। क्या मतलब रिटर्न ऑफ? बैड डेट्स करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब बैड डेट्स होता है कि क्या बैड डेट्स करना है, या अलाउंस शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पैसे अगर नहीं मिलते तो फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि हमने उसको बैड डेट्स करना है या उसका अलाउंस क्रिएट करना, राइट ऑफ करना है या अलाउंस क्रिएट करना। कहता है द ओल्डर द एज द मोर अनसर्टेनिटी टू कलेक्शन इन अराइजेस। कहता है जितना ज्यादा ओल्ड उतना ज्यादा गैर यकीनियत। ऑफन क्रिएटेड बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या है? एक्सेल ही होता है यार। अब तो वो उसी एक्सेल को ही बनाकर ना ये क्विक बुक बन गया, ये सारी चीजें वो बेसिकली एक्सेल से आगे चीजें निकली। कहते हैं ऑफन क्रिएटेड बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एजिंग स्केड्यूल कैन बी प्रोड्यूस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर बोथ अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल टू हेल्प एन एंटिटी सी। क्या मतलब है इसका? एंटिटी की मदद करेगी तो देखने के लिए। अब ये मुझे बताएं, जो एज एनालिसिस होता है वो सिर्फ रिसीवेबल का होता है या पेएबल का भी हो सकता है? यह लिखा हुआ है can be produced for both account payable and account receivable to help an entity see whether it is making timely payment to others, whether its customer are paying on वो accounting software से ये पता चलेगा कि हम टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं और हमें कस्टमर कौन कौन से टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं। खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकली कंप्लीट है। अब आपने कल इसको तैयार करके आना है। मैं इसका टेस्ट बना के आऊंगा, बल्कि टेस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन टेस्ट भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेस्ट आपने हल करके आना है। पहले ये 4 पेज है ना टोटल, एक पहले वाला, 2 और 2 ये वाले हो गए। ठीक है, पेज भी पूरे नहीं है ये। ठीक है, इसमें ना ध्यान से चीजें पढ़नी है। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें क्वेश्चन करते हुए हेल्प करेगी। तो कल से इंशाल्लाह हमने इसके क्वेश्चन करने, कैलकुलेटर लेकर आना सबको।